5 जून 2024 स्टारलाइनर जिसका पेरेंट कंपनी बोइंग है, वो दोनों एस्ट्रोनॉट को स्पेस की तरफ से भेज वो उनका जो मिशन था 7 डेज का, वो 7 मंथ में बदल गया। तो क्या प्रॉब्लम था, तो क्या कुछ हुआ था स्टारलाइनर? चलिए स्टारलाइनर दोनों एस्ट्रोनॉट को भेजते स्पेस स्टेशन की तरफ से, वो नासा की तरफ से कॉन्टैक्ट किया था बोइंग को, इसलिए वो दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन ले जा रहे थे। पहला थे सुनीता विलियम्स, वो पहली बार नहीं इतने बार स्पेस को जा चुके। एक्चुअली सी इज नेवी हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन में अमेरिका, वो काम कर चुके हैं नेवी में। उनका एज 50-80 है और उनका पापा जो है इंडियन है, वो एक ब्रेन रिसर्चर और अमेरिका में काम कर रहे हैं। जो उनका मदर है स्लोवेन अमेरिकन हेल्थ केयर वर्कर्स। और दूसरा बंदा जो स्पेस को भेजा गया था वो बैरी ई उल्मर है, उनका एज 61 है। स्कूल डेज में उल्मर एक अच्छा फुटबॉलर थे। अमेरिकन नेवी में वो एक टेस्ट पायलट भी थे, काम कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था, इसलिए वो नासा की तरफ से भेजा गया था स्पेस स्टेशन को। 2011 में नासा की तरफ से एक न्यू कमर्शियल क्रू प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इस तरह से पूरा बंद कर दिया था वो स्पेस शटल प्रोग्राम को, क्योंकि जो स्पेस 1981 से लेकर उनका 2011 तक जितने भी स्पेस शटल प्रोग्राम हुआ है, 5 शामिल थे स्पेस शटल। उसका जो स्पेस शटल था वो डिजास्टर हुआ था। आफ्टर देन जो कल्पना चावला मर गए थे, उसके बाद चैलेंजर भी डिजास्टर हुआ था। उसके बाद जो डिस्कवर हो, अटलांटिस हो, वो सफल भी हुए थे। वो स्पेस शटल वो पूरी तरह का मिशन भी कंप्लीट किए थे उन्होंने। तो आफ्टर 2011 पूरी तरह से बंद कर दिया था स्पेस सेक्टर डेवलप हो, ताकि वो एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक ले सके। तो नासा का फोकस मेन था कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कैसे बनाया जाए, और क्रू के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करना चाहता था, इसीलिए वो न्यू लॉन्च किया था। थोड़ी बहुत चलिए जानते हो, और जिस कंपनी ने जो बिफोर 2011 में जो स्पेस शटल प्रोग्राम को लिया था उनके बारे में जानेंगे, और थोड़ा आईएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए थोड़ा जानेंगे। उसके बाद जो बोइंग और स्टारलाइन को वो क्या प्रॉब्लम हुआ था बोइंग और स्टारलाइन को, तो हम आगे जानेंगे। चले जानते हैं। बोइंग अमेरिकन कंपनी का एक पुराना कंपनी, वो 1960 में वो स्टार्ट हुआ था। एक पुराना स्पेस कंपनी, नॉट ओनली स्पेस, वो डिफरेंट सेक्टर भी काम करता है। जैसे कि डिफेंस सेक्टर में वो सब मिसाइल और फ्लाइट भी बनाता है। जितना स्पेस शटल प्रोग्राम हुआ है, ओरेकल कंपनी का पेरेंट कंपनी है बोइंग कंपनी ने वो शटल प्रोग्राम को किया। का टाइप का एक स्पेसशिप बनाएंगे, तो उनका प्रोग्राम अभी चल रहा है। नासा का पहला स्पेस शटल प्रोग्राम है, वो 1981 में लॉन्च हुआ था, और वो टोटल मिशन किए थे, 28 मिशन किए थे। क्यों डैमेज हुआ था, मतलब जब लॉन्च हुआ तो उनका 2 रॉकेट थे, सॉलिड रॉकेट थे, और एक एक्सटर्नल टैंक था। जब एक्सटर्नल टैंक में फ्यूल दिया गया था, चार तरफ फोम दिया गया था। फोम इसलिए दिया था कि जब स्पेस को जाता है कोई फ्यूल टैंक, तो ज़्यादा कोल्ड और हॉट से बचाने के लिए फ्यूल को वो फोम दिया जाता है, तो ताकि वो फ्यूल सेफ रह सके, तो इसलिए दिया जाता है। एक्सटर्नल टैंक से फोम आके विंग था स्पेस शटल का, आके गिरा, तो डैमेज पूरा इतना किया था कि वो नासा का जो स्पेस शटल का मैनेजर थे उनको पता नहीं था, वो ज़्यादा भी इन्वेस्टिगेशन किए नहीं थे। कोलंबिया री एंटर कर रहा था स्पेस स्टेशन से, लगभग 1 मिनट के अंदर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था कोलंबिया। तो वहाँ पे 7 जो एस्ट्रोनॉट थे सब मर गए। हमारा जो कल्पना चावला थे वो उनका भी निधन हुआ था। और एक स्पेस शटल का भी ऐसे भी डिजास्टर हुआ था, चैलेंजर स्पेस शटल। तो प्रॉब्लम हुआ था कि जब वो लॉन्च हो रहा था स्पेस शटल पूरा डिसइंटीग्रेटेड हो गया था। रीज़न है कि जो उनका फ्यूल नोजल में तो ओ रिंग एक लगा जाता है, वो तो प्लास्टिक का था जो लगा गया था। ओ रिंग वो स्ट्रेचेबल होता है, लेकिन ज़्यादा हीट के कारण वो स्ट्रेचेबल हुआ नहीं, वो लग के रह गया। जब ओ रिंग का जो प्रॉब्लम सील ब्रीच हुआ था, तो जो प्रेशर था, जो हॉट गैस, जो प्रेशराइज गैस थे, वो जो ओ रिंग के थ्रू बाहर आके ओरिजिनल टैंक में जो फ्यूल था वो आग लग गया था, तो इसलिए वो डिसइंटीग्रेट हो गया था पूरा। और एक नासा का स्पेस शटल है डिस्कवरी, लेकिन वो डिजास्टर फेस नहीं किया है, वो पूरी तरीक़ा से वो मिशन को कंप्लीट किया है। एंड टोटल मिशन थे 39 मिशन थे, वो लॉन्च हुए थे 1984 से, और लास्ट फ्लाइट जब उनका लास्ट फ्लाइट था 2011, वो लॉन्च किए थे हबल स्पेस टेलीस्कोप को, और 1990 में मल्टीपल सैटेलाइट को डिप्लॉयमेंट किए थे ऑर्बिटल में। डिस्कवरी का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्रूशियल रोल निभाया था बनाने के लिए। और एक नासा का जो स्पेस शटल है अटलांटिस ने, वो पूरा मिशन जो था उनका पूरा सक्सेसफुल था। वो मिनी मिशन क्या है, और स्पेशली गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जो जुपिटर को भेजा था 1989 में, इस अटलांटिस को 1985 में लॉन्च किया गया था। वो पूरी ओवरऑली मिशन वाज सक्सेसफुल। देन आता है और एक नासा का एंडेवर स्पेस शटल, और उनका भी जो प्रोग्राम था, मिशन था, पूरा सक्सेसफुल था। वो लॉन्च हुए थे 1992 में। लास्ट फ्लाइट भी उनका 2011 ही तक ही थी। सीमेंट इस शटल का था कि वो स्पेस किए थे सैटेलाइट को रिपेयर करने के लिए, और जो स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए उनका भी योगदान। चलिए जानते हैं, थोड़ा सा नज़र डालते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर से, वो किस मटेरियल से बनाया गया है, और जो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट से काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, और कैसे फूड उनको मिलता है, और कैसे ऑक्सीजन उनको मिलता है। चलिए जानते हैं।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स है, जैसे कि टिटानियम, केवलार एंड स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम एंड सेरामिक फैब्रिक। उसमें टिटानियम एक मोस्ट इंपोर्टेंट मटेरियल है। टिटानियम एक हल्का एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। उनका कलर सिल्वर ग्रे में होता है और वो फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट वो यार्स मिट्टी से मिलता है और वो भी रेसिस्टेंस करता है कोरोजन को, जल्दी डिस्टर्ब नहीं होगा वो मटेरियल। जो केवलर मटेरियल है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, मजबूत होता है, वो हीट को रेसिस्टेंस करता है। वो एक सिंथेटिक फाइबर होता है, जैसा हमारा कॉटन है। जो स्टेनलेस स्टील है वो आयरन और कार्बन से मिलके दोनों मेटल से बनाया गया है, जैसे कि आयरन एंड कार्बन से वो स्टेनलेस स्टील बनाया गया है और स्टेनलेस स्टील ज्यादा मजबूत है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट को कैसे खाना पीना सारी ऑक्सीजन कैसे मिलता है? पहली बात है कि पूरी हाइजीन की तरह से पूरा प्रिपेयर करा जाता है। उसके बाद को ड्राइड किया जाता है। के बाद उनको कार्गो शिप में वो फूड को और ऑक्सीजन को वो कार्गो शिप में भेजते हैं। फूड आप जिस टाइप का चाहते हैं वो, जैसे कि चिकन हो, चाउमीन हो, सब मिलता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्गो शिप के माध्यम से भेज देता है नासा और कोई प्राइवेट सेक्टर वो भेजते हैं। और एस्ट्रोनॉट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट वहाँ पे रहते हैं, वो कैसे टॉयलेट जाते हैं, ऑक्सीजन कैसे मिलता है, वो टॉयलेट के लिए स्पेशल उनका चैम्बर होता है, सो आप देख सके। और ऑक्सीजन बनाने के लिए आइदर ऑक्सीजन के लिए दो तरीके से ऑक्सीजन तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मिलता है, जैसे कि सिलेंडर की तरफ से एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी से मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और एक ऑक्सीजन सारे एस्ट्रोनॉट ने बनाते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, तो ऐसे उनको ऑक्सीजन मिलता है। दोनों एस्ट्रोनॉट में रह गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, वो रिटर्न कर नहीं पाए। क्या करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से? वो अकेले बंदे नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे 4-5 एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी एक्सपेडिशन मिशन था, वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे डिफरेंट टाइप का रिसर्च चल रहा है। और जो सुनीता विलियम्स की टीम जो दोनों गए थे, जो आ नहीं पाए, इसलिए उनको काम दिया गया कि आप वहाँ पे रिसर्च कीजिए। तो वहाँ पे वो जो रिसर्च कर रहे हैं वो मेंटेनेंस कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, क्या क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी वो ऑप्टिकल फाइबर ऑलरेडी जो मिशन उनका चल रहा है वहाँ पे काम कर रहे हैं, और विदाउट एनी ग्रेविटी में और कैसे प्लांट ग्रो कर सकते हैं, मतलब कि वो खुद का खाना वो कैसे स्पेस स्टेशन में बना सके, इसलिए वो वहाँ पे भी रिसर्च चल रहा है। 2011 में नासा की तरफ से स्पेस शटल प्रोग्राम को बंद किया जाता है। आफ्टर 2 डिजास्टर एंड 3 मिशन सक्सेसफुल होने के बाद वो नासा बंद कर देता है। वो चाहता है एक न्यू कमर्शियल की प्रोग्राम स्टार्ट करता है 2011 से, ताकि एक कमर्शियल इंडस्ट्री डेवलप हो सके, वो एस्ट्रोनॉट को यार्ड से स्पेस स्टेशन तक ले पाए और ज्यादा भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाए प्राइवेट से। इसलिए नासा का मेन एम और बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है दोस्तों 2014 में। आफ्टर मेनी प्रोसेस नासा चूज करता है 2 कंपनी को, और बिडिंग प्रोसेस है, एक है स्पेसएक्स कंपनी और दूसरा है स्टारलाइनर जो बोइंग कंपनी को इसलिए चूज करता है वो क्योंकि सारी जितना स्पेस शटल प्रोग्राम था वो बोइंग कंपनी ने बनाया था। दोनों कंपनी के डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो नासा चूज करता है, तो इसलिए बोइंग कंपनी को 6 मिशन के साथ नासा कॉन्ट्रैक्ट करता है और 14 मिशन के साथ स्पेसएक्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो उनके लिए वो 4 कंडीशन रखता है नासा ह्यूमन रेटिंग के लिए। ह्यूमन रेटिंग ऐसे होता है कि जब आप एस्ट्रोनॉट को एयर स्पेस स्टेशन पूरा सेफ से ले सके, तो इसलिए वो ह्यूमन रेटिंग के लिए वो 4 कंडीशन रखता है नासा की तरफ, तो ताकि कोई भी कंपनी वो कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो नासा उनके साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट टाइप करेगा, नहीं तो उनको बात कर देगा, इसलिए वो 4 कंडीशन रखता है नासा। मिशन पहला प्लानिंग था 2017 में लॉन्च करने के लिए दोनों कंपनी से 2017 में, लेकिन हो नहीं पाया, डिले हुआ, इसलिए वो नासा ने रशिया के स्पेस के ऊपर डिपेंड होना पड़ा। तो लगभग 2020 से स्पेसएक्स उनका पूरा सारी फॉर्मेट 4 जो कंडीशन थे नासा का वो कंप्लीट किया है। वो उसके लिए 2020 से 2030 तक उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो स्टारलाइन को जो 4 कंडीशन से उनका 4 कंडीशन अभी टेस्टिंग चल रहा था, लेकिन वहाँ पे वो स्टारलाइन फेल्योर किया है। तो चले जानते हो 4 कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन था पोर्ट अबॉर्ड सिस्टम है, सेकंड था लॉन्च अबॉर्ड टेस्ट, थर्ड था ऑन क्रू ऑर्बिटल टेस्ट एंड फोर्थ था क्रू ऑर्बिटल टेस्ट, जहाँ पे स्टारलाइनर फेल्योर हुआ है दोस्तों, क्योंकि जो उनका जो स्पेसशिप था स्टारलाइनर, उनका जो थ्रस्टर का प्रॉब्लम हुआ डॉकिंग के टाइम पे, इसी वजह से हुआ है। तो उनका जो मिशन है 4th टेस्ट था स्टारलाइनर की तरफ से, तो उनका मिशन जो पूरा ज्यादा डिफिकल्ट से वो डॉकिंग हो पाया, इसीलिए नासा ने पूरा टोटल बोला था कि वो रिटर्न करके बिना क्रू के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्योंकि नासा तोड़ नहीं पाएगा कॉन्ट्रैक्ट बोइंग के साथ, क्योंकि वो पुराना कंपनी है और जितना सारी स्पेस शटल प्रोग्राम हुआ है वो बोइंग ने बनाया था। लेकिन नासा चाहता है कि एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है। स्पेसएक्स जो स्टारलाइनर क्या प्रॉब्लम किया था डॉकिंग के टाइम में, डॉकिंग के टाइम में जो हीलियम गैस दिया जाता है फ्यूल को प्रेस करने के लिए, ताकि वो फ्यूल ठीक से जा सके और फायर हो सके, थ्रस्टर ठीक ढंग से हो पाए। लेकिन हीलियम इसलिए दिया जाता है कि वो एक ऐसा गैस है, कोई भी गैस के साथ वो रिएक्शन करता नहीं, तो इसीलिए हीलियम यूज किया जाता है स्पेस में। इंडस्ट्री ज्यादा यूज करते हैं हीलियम गैस को इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थ्रस्टर इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो जो स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ पूरा ठीक से डॉकिंग हो पाए और इधर उधर ना घूमे और स्पेस में ना लास्ट है, इसलिए थ्रस्टर की यूज किया जाता है। स्पेस से ज्यादा दिन तक स्पेस पे क्यों रह नहीं पाए, क्या प्रॉब्लम है, चले जानते हैं। हमारा यार्ड से
स्पेस स्टेशन लगभग 400 किलोमीटर। तो आफ्टर सम डिस्टेंस स्पेस का जो होता है हीट एंड कोल्ड लगभग -270 तक कोल्ड जा सकता है और 121 टेम्परेचर तक जा सकता है हीट। तो इस टेम्परेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस मटेरियल से बना हुआ है स्पेस शिप और सैटेलाइट, तो ज्यादा दिन तक उनका जो मटेरियल सब मटेरियल एटम मॉलिक्यूल से बनते हैं, तो जो मॉलिक्यूलर फंक्शन इतना टेम्परेचर में वो स्टॉप हो जाता है। मतलब कि जो मॉलिक्यूल एटम पार्टिकल होता है उनका फंक्शन मूवमेंट बंद हो जाता है। इसी वजह से जो मटेरियल वो डिसफंक्शन हो जाता है। हमारा एक एग्जाम्पल है चंद्रयान, जो 14 दिन तक जो साउथ पोल में भेजा गया था जो मून को, वहाँ पे 14 दिन के बाद क्यों उठ नहीं पाया, क्या प्रॉब्लम था? इसी वजह से, क्योंकि जो वहाँ पे जो स्पेस से मल्टी लेयर इंसुलेशन मटेरियल लगा जाता है, कुछ ही दिन के बाद वो मॉलिक्यूलर फंक्शन बंद कर देता है। जिस मटेरियल से बना हुआ है जो स्पेस जो विक्रम लैंडर बना हुआ था, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर फंक्शन बंद हो गया। तो इतना कोल्ड -200 इस टेम्परेचर में कोई भी मटेरियल टिक नहीं सकता। वो इसलिए चंद्रयान को इसरो ने उठा नहीं पाया। स्टारलाइनर से स्पेस स्टेशन से पूरा सेफ से रिटर्न किया है। जो नासा साहब डाउट था कि वो जो हीलियम लीक हो रहा है ठीक से थ्रस्टर दे नहीं पाएगा, वो अर्थ से री एंट्री नहीं हो पाए, लेकिन स्टारलाइनर जो बोइंग कंपनी है वो पूरा उनका जो पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो स्टारलाइनर पूरा रिटर्न पूरा सेफ से रिटर्न करेगा, पूरी सेफ से रिटर्न किया है। तो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जो हीलियम लीक हो रहा था उसके लिए ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नासा और स्टारलाइनर की तरफ से होगा। वो क्या प्रॉब्लम था, हीलियम क्यों लीक हो रहा है, तो ज्यादा वो फोकस करेंगे वहाँ। जानते हैं स्पेस एक्स क्यों देख रहे हैं स्टारलाइनर से। बोइंग स्टारलाइनर इतना फेलियर फेस किया है, लेकिन स्पेस एक्स फेलियर तो फेस किया है, लेकिन वो इशू को ज्यादा क्विक से रिजल्व किया है। पहला रीजन है टेक्निकल इशू एंड डिजाइन फ्लॉज। बोथ कंपनी फेस किया है डिजाइन फ्लॉ को, लेकिन स्पेस एक्स पूरा क्विक से रिजल्व किया है, लेकिन जो स्टारलाइनर है वो पूरा ज्यादा क्विक से वो डिजाइन को पूरा रिजल्व कर नहीं पाया। सेकंड रीजन बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट इशू। जो स्टारलाइनर का जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल है वो पूरा कंजर्वेटिव है। जो मैनेजमेंट बताई जा रहा है कि क्विक से जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर बग को सॉल्व नहीं कर पाते स्टारलाइनर, लेकिन वो स्पेस एक्स ज्यादा क्विक से पूरा एडवांस मेथड यूज करके वो पूरा रिजल्व कर रहा है। एंड जो स्टारलाइनर है वो जो ट्रेडिशनल मेथड को यूज कर रहा है, लेकिन स्पेस एक्स पूरा मॉडर्न मेथड यूज कर रहा है। एंड स्पेस एक्स पूरा रैपिड डेवलपमेंट भी कर रहा है। एंड थर्ड अप्रोच प्रॉब्लम है कि टेस्टिंग अप्रोच। स्टारलाइनर ज्यादा टेस्टिंग करते नहीं, वो थोड़ा आइडल हो जाते हैं, लेकिन स्पेस एक्स पूरा एग्रेसिव टेस्टिंग करता है। लेकिन वो जो स्टारलाइनर है वो कंजर्वेटिव अप्रोच करता है, वो टेस्टिंग करता है। एंड जो स्पेस एक्स का है तो टेस्टिंग भी वो जब फ्लाइंग होता है भी एडजस्ट कर लेता है पूरा एडवांस मेथड के साथ। और एक प्रॉब्लम है एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन। बोइंग जो पुराना कंपनी है वो स्ट्रगल कर रहा है, डायनामिक जो रिक्वायरमेंट है कमर्शियल स्पेस फ्लाइट में वो स्ट्रगल कर रहा है अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन वो जो बिकॉज जो स्पेस एक्स है तो एक्सेप्ट क्या है इनोवेशन को, सारी प्रॉब्लम को रिजल्व कर रहा है और एडवांस सॉफ्टवेयर भी डेवलपमेंट भी कर रहा है स्पेस एक्स। स्पेशली भी ऑटोमेशन भी यूज करते हैं सॉफ्टवेयर में। और उनका जो पहला रियूजेबल रॉकेट वो स्पेस एक्स पहली बार ही किया है। ऑल प्रॉब्लम को बताई जा रहा है कि वो प्रॉब्लम सब स्टारलाइनर फेस कर रहा है, लेकिन स्पेस एक्स स्विफ्टली चैलेंज को एक्सेप्ट करके वो रिजल्व कर रहा है।